ज्योति, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में वॉइस आ रही है ना मेरी प्रॉपर? गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसा लग रहा है? झूठ मत बोलना। ऐसा लग रहा है क्या कि स्ट्रेस आ रहा है या खुशी हो रही है? ऐसा लग तो तुम्हारे फेसेस देख के रहा है ना, पता नहीं ऐसे मार पीट के भेजा हो क्या? नहीं, अपनी मर्जी से ही आया ना? या फिर सुबह वाली क्लास थी तो इसीलिए कि थोड़ा लेट बुलाना चाहिए था ऐसा? देखो, सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। सुबह सुबह आओगे, जल्दी 12 तक फ्री भी हो जाओगे, घर जाके सेल्फ स्टडी कर लोगे, है नहीं? और वही तुम मान लो तुम्हारा टाइम होता है 12 से 4 का, फिर सुबह उठते 10 बजे, सुबह का टाइम ख़राब किया। 4 बजे घर पहुँचते, 4 तो छुट्टी होती, घर पहुँचते 5 बज जाते। 5 बजे बाद तो तुम क्या ही सोओगे, ना तुम सो पाते। उसके बाद तो फिर फ़ोन पे बात करेंगे हम लोगों से, मिलने मिलने जाएंगे किसी से, गप्पे वप्पे मारेंगे। बज गए रात के 8, अब तो खाना खाना है। खाना खा के तुम्हें वैसे ही नींद आती है, 9 बज गए। 10 बजे स्टार्ट करना है, अब तो सोना भी है। या फिर मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो कहाँ पढ़ोगे तुम? अभी इतनी सारी जो रामकथा सुनाई है, इसका मेन इंटेंशन यही है, जो सुबह का टाइम है वो काफ़ी सही है कंपेरेटिवली। अगर आप दिन के टाइम से कंपेयर करो तो क्लास में भी थोड़ा सा लगेगा बिगिनिंग बिगिनिंग में, बट फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अच्छा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से लेवल पे आ गए? सी एस एग्जीक्यूटिव। सी सेट सबका कैसा रहा? हो गया बस ऐसा? सी सेट तो अच्छा ही रहा होगा ना? हाँ, एमसीक्यू पैटर्न पे था। अच्छा, अभी एमसीक्यू पैटर्न नहीं है। अभी जो है आपका 20% एमसीक्यू आ जाएगा, बाकी जो अपना 80% है वो कैसा रहेगा? पूरा सब्जेक्टिव ही रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपना पेपर नंबर 2 ग्रुप 1 का। और पेपर नंबर 2 का अपना क्या नाम है? दिख रहा है क्या सबको? क्या नाम है? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। अच्छा, आप लोग सीएस हो? अरे बनोगे ना तो ऐसे ऐसे हाँ, तो अभी से अपने आप को ये मान लो कि हाँ है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है या नहीं है? थैंक यू हो रहा है, एक सेकेंड। तो कंपनी लॉ जो है वो आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा, मतलब कैसे ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपना सब्जेक्ट रहेगा अपने सीएस वाले कोर्स के लिए, वो अपना ये सब्जेक्ट माना जाता है। क्योंकि अगर आप सीएस हो और आपको कंपनी लॉ के बारे में नहीं पता, तो फिर मानो तुम्हारा सीएस ही वेस्ट हो गया। ये डराने वाली बातें नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। और मैं पढ़ा रही हूँ बस इसीलिए भी नहीं बोल रही कि तुम खुद ही देख लोगे। ठीक है, कोई खुद की तारीफ नहीं करने आई मैं यहाँ पे। बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो कंपनी लॉ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सीएस से तुम क्या समझते हो? सीएस में तुम आए क्यों आए पहली बात तो? और अब आ गए तो ऐसा है कि ऑब्लिगेशन मान के बस कर लो, ख़त्म करो, एग्ज़ाम देने सीएस बन जाना है, या क्या समझ में आता है, क्या है ये? अरे ट्राई तो करो। ऑनलाइन में जो भी है वो भी चैट पे मैसेज करते रहेंगे कंटिन्यू। सीएस क्यों की थी? पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, कुछ और नहीं तो ये कर लेते हैं। अच्छा, थ्योरी कैसी लगती है? अच्छी लगती है? हाँ, तो एक तो चलो मेन रीज़न यही है कि सीएस पूरा ही थ्योरी वाला ही है अब तो। ठीक है, प्रैक्टिकल एक दो आ जाते हैं, बट अभी तो ऑलमोस्ट पूरा थ्योरी है। और इवन अब तो प्रोफेशनल लेवल पे भी जब से न्यू सिलेबस आया है तो वो तो पूरा ही थ्योरी कर दिया। पहले स्टिल टैक्स वाला सब्जेक्ट हुआ करता था, अब तो वहाँ पे उसको भी हटा के पूरा ही थ्योरी बेस्ड कर दिया है। तो थ्योरी अगर पसंद है तो ये तो मतलब बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे इतनी थ्योरी है, इतनी थ्योरी है कि तुम थक जाओगे, बट थ्योरी नहीं थकेगी आते हुए। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, मैं पढ़नी तो क्या है, थ्योरी पढ़नी है। तो अपना सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कंपनी लॉ। क्या ये दोनों वर्ड्स कभी सुने हैं पहले?
सुने, कंपनी के बारे में भी और लॉ के बारे में भी। सी सेट में आती है अपनी लॉ, और थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या होती है कंपनी, क्या होती है लॉ, ये सब कुछ बात करेंगे। बट पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा, आपके जो अभी न्यू सिलेबस आया है 22 वाला, इसके अकॉर्डिंग कितने आपके टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे? अगर हम दोनों ग्रुप्स कंबाइंड बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं हमारे? 4 हैं, और जो सेकेंड ग्रुप है उसमें कितने हैं? 3 हैं। तो अभी आप सब लोग फर्स्ट ग्रुप ही दे रहोगे दिसंबर में, ठीक है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे जो अपने 4 सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा चारों में इंडिविजुअल स्कोर कितना चाहिए? अच्छा, टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? पूरे जो है वो चारों 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल अपना कितना हो गया? 400। हाँ, और बाकी की वो जो 3 है वो 300 का हो गया। तो अभी तो बात नहीं करनी उसके बारे में, अभी हमें 400 के बारे में बात करनी है। अच्छा, 400 है। अब इसमें से अगर आपको पास होना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 40 चाहिए होते हैं। अच्छा चलो, तुमने मन मार के जैसे तैसे पढ़ भी लिया, सारे सब्जेक्ट में 40 आ गए, डॉट 40 आ गए, पास हो गए। क्यों? कब होंगे पास? हाँ, इंडिविजुअल 40 चाहिए, और उसके बाद एग्रीगेट में कितने चाहिए? मतलब टोटल 50%। इसका मतलब इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में 40 आ भी गए ना, लेकिन जब तक टोटल 200 नहीं आएंगे तब तक काम बनेगा क्या? नहीं। तो अगर इंडिविजुअल 40-40 आ गए तो कितने हो गए 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? 160। बट अभी भी आपको एक पासिंग मार्क्स मतलब सब्जेक्ट के और चाहिए। अब क्या करें, नया सब्जेक्ट लेकर आए आपके लिए, वो तो नहीं होगा। तो फिर कैसे आएंगे हमारे 40 और? अरे जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमने 40 का ही टारगेट क्यों रखना है? आप टारगेट को बड़ा रखोगे तभी तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। हम लोग क्या ही सोचते हैं पहले से, इतना टफ है, होगा ही नहीं, 40 आ गए ना बहुत बड़ी बात है। हम अपना बिगिनिंग जो माइंडसेट रखते हैं ना, वो माइंडसेट ही क्या रखते हैं, हमें तो क्या होना है, बस पास होना है। हाँ होना है, आपका स्टेप 1 तो हमेशा वही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम वैसे पढ़े कि हमारे 40 आ जाए। वो सब कुछ चलता है बीकॉम में। बीकॉम में तुम पूरी बुक पढ़ते हो या वो सीरीज़ लेके आते हो पतली सी, और वो सीरीज़ पूरी नहीं पढ़ के जाएंगे। क्या पढ़ के जाएंगे? ओनली हमारा बीकॉम चल रहा होगा ना अभी, फर्स्ट ईयर है सबका, नहीं नहीं दिया, बाकी सब दे रहे हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर दिया होगा ना, या दोगे अब देंगे। अच्छा, तो अभी आइडिया नहीं है कि बीकॉम कैसे होता है। ओके, बीकॉम में मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके 10 पेपर आते हैं। अब तुम बताओ, मार्च में एग्जाम हो ना तो अभी से बुक खरीद लो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्या ऐसा करोगे क्या? नहीं। मार्च में एग्जाम है ना, तो अगर कल एग्जाम है तो बहुत लोग तो आज सीरीज लेकर आएंगे और आज की आज ही चालू करेंगे और कल एग्जाम देके आ जाएंगे और पास भी हो जाते हैं, क्योंकि उसका लेवल काफ़ी सिंपल है, तो उसकी अप्रोच भी काफ़ी डिफरेंट रहेगी। हम लोग किस में हैं? प्रोफेशनल कोर्स में। तो प्रोफेशनल कोर्स में है तो यहाँ पर हमारी अप्रोच भी कैसी रहेगी? काफ़ी डिफरेंट रहेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। जो अपने 11-12 थी वैसी अप्रोच नहीं फॉलो करनी हमें, जो अपना बीकॉम आएगा वैसी अप्रोच भी हमें नहीं फॉलो करनी है। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है। हम पढ़ तो लेते हैं, बट अगर एक बात बताओ, आपका तरीका ही गलत है। आपने पूरा काम कर लिया 4 महीने, और 4 महीने बाद आपको आके मम्मी बोले ये काम तो ऐसे करना ही नहीं था, तो तुम क्या बोलोगे? आप 4 महीने पहले सो रही थी। अगर आप पहले बता देती तो क्या हमारा इतना टाइम वेस्ट होता? क्या नहीं होता ना। तो इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है वो बात करनी है, फिर क्या कंटेंट है वो बात करना है, ठीक है क्या? चलो, तो अब है ना हम लोग क्या बनने वाले हैं? CS का फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें स्टार्ट करने वाले हैं इसका ग्रुप 1, और ग्रुप 1 का पेपर नंबर क्या है? पेपर नंबर 2। पेपर 2 का नेम क्या था? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस।
क्या है? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये अपना पूरा पेपर है, ठीक है। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं, अब अपनी अप्रोच किस तरीके से रहेगी। किस चीज़ की अप्रोच, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, या ओवरऑल सीएस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तुम्हें कुछ आइडिया है कैसे पढ़ना चाहिए? कुछ तो लगता होगा ना कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, सब सही रहेगा। थ्योरी ही है। हाँ, और तुम तीनों भी बोल लो कुछ। क्या हो गया? मन नहीं लग रहा? लग रहा है? अब लगाना तो पड़ेगा, एग्जाम है अपने, तो मन तो लगाना पड़ेगा। ज्योति बोलो, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी पढ़ने की? अच्छा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, मैं बोलूँगी, हम कान बंद करके बैठे रहेंगे। जैसे 1 घंटा ओवर होगा, मतलब हम जाग तो रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, बट माइंड कहीं और है ना। तो जैसे 1 घंटा डॉट कंप्लीट हो जाएगा, आप थैंक यू बोल दोगे, हम उठ जाएंगे। उठे हुए तो हैं बट वैसे उठ जाएंगे मेंटली। फिर कोई दूसरा आएगा, ऐसे करके 4 घंटे निकालना है, घर जाके सोना है, ऐसा नहीं। देखो सबसे पहले क्या होता है, आप ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम क्लास में आते हैं और हमें क्या लगता है कि बस ठीक है इन्होंने बोल दिया, हम लोग क्या काम कर लेंगे, घर जाके देख लेंगे, हो जाएगा। अगर आप क्लास में वो चीज़ अटेंटिवली सुन लो ना, तो आपको घर जाके जो एफर्ट है ना वो आधा हो जाता है। हम क्लास में तो क्या करते हैं, बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं, सीएस डिफ़िकल्ट है, याद नहीं हो रहा, आईसीएसआई बेकार है, फेल कर देता है। ऐसी सारी चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो तुम्हारा वो लेवल नहीं आए, इसीलिए आज से ये कर लो कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, पहली चीज़ तो उसे एकदम अटेंटिवली सुनना है। समझ में नहीं आया तो उसी टाइम पूछ लो, या टॉपिक ओवर होने के बाद पूछ लो, जैसा भी है, और उस चीज़ को घर जाके रिवाइज कर लेना। हम क्लास में कितने ही पेज पढ़ लेंगे, 2-3 पेज, मैक्स टू मैक्स 4 पेज, कभी कोई लेंदी टॉपिक हो गया तो। तुम अगर वो 4 पेज घर पे जाके वापस से रिवाइज करोगे, तुम्हें कितना सा टाइम लगेगा वहाँ पे? 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स मैक्स। अगर तुमने आज का आज रिवाइज कर लिया तो, अगर तुमने आज पढ़ाई गई चीज़ को 10 दिन बाद रिवाइज किया तो वो 15-30 मिनट्स में हो जाएंगे, और उसको 1 महीने बाद रिवाइज किया तो वो चीज़ 1 घंटे की हो जाएगी। तो बेटर क्या है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्या कर लो, आज के आज ही रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा एक बार अब यहाँ देखो, अपना ये पूरा पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, और ये जो अपना पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 हमारा क्या है, कंपनी लॉ, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, और जो अपना पार्ट 2 है वो पार्ट 2 क्या है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। अब ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा, हाँ जाना भी चाहिए, हमने पढ़ाई कहाँ है अभी तक, ठीक है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस हम एक बार देख रहे हैं कि अपना सब्जेक्ट किस तरीके से डिवाइडेड है, फिर हम एक एक करके हर वर्ड का मीनिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, कंपनी लॉ, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स, एंड इसके बाद पार्ट 2 कौन सा है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। अब आते हैं अपने इंडेक्स पे। देखो जो अपना पार्ट 1 है, पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स हैं, 12, और पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स हैं अपने, 13 ऑनवर्ड्स। तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं अपने, 19 चैप्टर्स हैं। ज़्यादा है कम है? कम ही तो है, 30-40 तो आने चाहिए थे, है ना। चलो कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं? ज़्यादा ही लग रहे हैं, ज़्यादा ही है, बट ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पार्ट 1 में कितने हो गए, 12। अच्छा पार्ट 1 हमारा कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, एंड जो अपना पार्ट बी है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। अच्छा कौन कौन अभी से ही ये सोच रहा है कि हम पार्ट बी पढ़ लेंगे? पार्ट बी कितने मार्क्स का है, 40 का है। पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको, वैसे तो 40 चाहिए ना, तो 40 ये पढ़ लेंगे, 1-2 चैप्टर ऊपर के पढ़ लेंगे,
50 तो आ ही जाएंगे। ये अप्रोच है क्या? क्यों, अच्छी तो है, पास ही तो होना है। हमें सिर्फ पास होना है क्या? नहीं, क्योंकि याद रखना सिर्फ 40 आ गए तब भी आप पास तो नहीं होंगे। आपको कितने चाहिए? एटलीस्ट 50% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ 40 है तो अपन ये पढ़ लेंगे अच्छे से और ऊपर का 2-3 चैप्टर्स नहीं। पढ़ना हमें पूरा है, पूरा ही पढ़ना है। अब देखो ये जो है चीज़ पूरा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? अब देखो आपके यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब मान लो अगर आपने अपने वाले सब्जेक्ट में सिर्फ कितने पढ़ लिए, पासिंग जितने पढ़ लिए, तो अब यहाँ पे लेट्स से आपके कितने मार्क्स आ गए? 42 भी आ गए। तो अब यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे 200 बनाने के लिए। पर अगर आपके इस सब्जेक्ट में मान लो 65 आ गए, अगर आपके इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ गए? 65। 60 मार्क्स आते ही आपके पास क्या आ जाती है? एग्जेम्पशन। 60 मार्क्स आते हैं आपके पास क्या आ जाती है? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? मान लो आपके इसमें कितने आ गए? 60 अबव, बाकी सब में आपके आ गए 40, एक में 39, एक में 38। पास हो क्या? एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल। पास हो क्या? नहीं। अब जब आप अगली बार पेपर दोगे ना तो आपको ये वाला पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पेपर आपका क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। इसका मतलब अगर आप किसी पेपर में एक बार कितने मार्क्स ले आते हो? 60 ले आते हो ना, और आप पूरे ग्रुप में आपके मान लो कोई एक सब्जेक्ट भी रह गया तो वो ग्रुप आपको वापस देना होता है। पर अगर किसी सब्जेक्ट में कितने आ गए आपके? 60 या अबव आ गए, 60 आते ही वो पेपर आपको वापस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपके कितने रह जाते? 59 भी रह जाते ना, अच्छा आप इसमें पास हो, इस सब्जेक्ट में पास हो, इसमें 40 आ गए, इसमें भी पास हो ना, इन दोनों में आपका नहीं हुआ। पर अब जब आपको देना होगा तो आपको चारों वापस देने पड़ेंगे। अगली बार आपको देना होगा ना तो आपको चारों वापस देने होंगे, पूरा ग्रुप। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में कितने आ गए आपके? 60 आ गए, तो फिर आपको ये वाला सब्जेक्ट वापस देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ओनली कितने देने हैं? अब आपको ओनली ये 3 देने हैं। हाँ, वही ना, सिर्फ पास होने से हम आपका पेपर एग्जाम नहीं कर रहे हैं, 60 आने पे एग्जाम कर रहे हैं, मतलब अब वो आपको वापस नहीं देना। आपकी चॉइस है, वापस देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत दो। तो इसीलिए यहाँ पे बिगिनिंग से ही जो अपना माइंडसेट रखना है ना, वो सिर्फ पासिंग का तो रखना ही मत। हमेशा क्या रखना? जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। अच्छा और एक चीज़, मान लो आपके यहाँ पर जो मार्क्स आ गए वो मार्क्स कितने आ गए? लेट्स से 68 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 47, 48, 50, 200 हो गए क्या या नहीं हुए? टोटल करो, टोटल करना आता है ना, फिंगर निकालो अपनी, कितने हुए ये? अरे भाई कैलकुलेटर निकाल लो, इतना सोच रहे हो। कैलकुलेटर अलाउड है, पता है ना, एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है, लेके जाना है। तो ऐसे कोई भारी भरकम वो चीज़ नहीं है कि नहीं आ रहा और शिट एग्जाम कैसे क्लियर होगा। कितने आ रहे हैं? 213। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो आपके मार्क्स आए हैं वो ऑलमोस्ट आसपास के मार्क्स से आए हैं, लेकिन इस सिचुएशन में क्या आप कह सकते हो कि अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स है, तो अल्टीमेटली उन्होंने आपकी एग्रीगेट में हेल्प किया नहीं की? उन्होंने आपके एग्रीगेट में हेल्प की ही ना। मान लो अगर यहाँ पे 68 नहीं होके यहाँ पे ये सिर्फ 42 होते और यहाँ पर भी ये सिर्फ 42 होता, अब पास तो आप चारों में हो गए ना, लेकिन स्टिल क्या आपके मार्क्स आ गए क्या? 50% वाले नहीं। तो इसीलिए चीज़ याद रखना कि जितना अच्छे से हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे उसका आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही।
इंडिविजुअल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर हमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं देखना होता, हमें एग्रीगेट देखना होता है। तो ये सब चीज़ें बिगिनिंग से ही पता कर लो। बिगिनिंग से ही पता है तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी क्या फिर? तो इसीलिए हमें अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, मुंह फुला के नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस से अपने सब्जेक्ट के ऊपर। देखो, जो अपना फर्स्ट पोर्शन है वो कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का है। एंड जो अपना सेकंड वाला है वो कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। फर्स्ट वाले में अपने कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं। और उसके बाद में 13 से लेके और 19 तक जो चैप्टर्स हैं वो कहाँ पर है? अपने पार्ट बी। ठीक है, अब हम इन वर्ड्स का मीनिंग पहले स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें किसका मीनिंग जानना है? सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट का मीनिंग जानना है, उसी के बाद हम ये सारी टर्म्स का मीनिंग जान सकते हैं। जब तक सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं पता तब तक टर्म्स का मीनिंग भी आपको आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का क्या नाम है बताओ? सब्जेक्ट का नेम कंपनी लॉ। इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट अपना क्या वर्ड है? कंपनी। एंड देन सेकेंड अपना क्या वर्ड है? लॉ। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास ये दो वर्ड्स हैं तो क्या हम डायरेक्टली पढ़ लें कंपनी लॉ, या पहले हम इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग बात करें? डायरेक्टली एग्रीगेट ले आओ या पहले इंडिविजुअल मार्क्स लेकर आना है? पहले तो इंडिविजुअल ही लाओगे ना। पहले इंडिविजुअल का मीनिंग पता होगा तभी तो हम कहाँ जाएंगे, तभी ही हम एग्रीगेट पे जा पाएंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस से जो अपना अप्रोच था ना उसके बारे में बात करते हैं कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। अब सुनो, इसमें सबसे पहले जो अपना स्टेप रहेगा वो स्टेप क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग का। सबसे अपना पहला स्टेप क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग। यानी अच्छा, ये किसका कंसेप्ट है कि हम तो रट्टा मार लेंगे? रट्टा मार लोगे? अच्छा, बुक के पेजेस देखने कितने हैं? कोई अगर रट्टा मारना चाहता है दिख गए? बस बस बोला किसी ने? कम है क्या? कितने पेज हैं? 908 अप्रॉक्स 1000 पेजेस की बुक। रट्टा मार लो, मार सकते हो। चलो एक बुक होती ना तो हम सोच भी लेते पैरेट बनने का। पैरेट क्या होता है? तोते, रट्टू तोते। पर एक बुक है क्या? नहीं है। तो क्या आप रट्टा मारने वाले कंसेप्ट से चल सकते हो क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें रट्टा वट्टा नहीं मारना है, हमें यहाँ पे क्या काम करना है? अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? कोई भी आपका टॉपिक है उसको हम विद एग्जाम्पल क्या करेंगे? समझ लेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। और उसके बाद में हम लोग लैंग्वेज वगैरह रीड कर लेंगे। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो आपके स्टेटमेंट आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं उसको हम रीड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताओ, तुम्हारे जो एग्ज़ाम होंगे वो अगर मान लो एक एग्ज़ाम आज है तो अगला एग्ज़ाम कब होगा? 10 दिन बाद होगा ना? अगला एग्ज़ाम कब होगा? 10 दिन बाद। और अगला 20 दिन बाद कब होगा? मान लो एक एग्ज़ाम अगर 21 को है, दिसंबर में 20 या 21 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर पहला एग्ज़ाम 21 को है तो सेकेंड एग्ज़ाम कब होगा? एक दिन का गैप। और अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो सातों के सातों एग्ज़ाम लाइन से होंगे, लाइन से विदाउट एनी गैप। पर अभी तुम एक ही ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप देने वालों को ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि जब सेकेंड ग्रुप का पेपर होगा तब आपको लीव मिलेगी। तो अगर एक पेपर 21 का है तो अगला पेपर 23 का, अगला पेपर 25 का। अब क्या तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है 900 पेज की बुक पढ़ पाना? तुम जाओगे, तुम्हारा जो टाइम आएगा वो आएगा 2 से 5। 2 से 5 तुम एग्ज़ाम दोगे, 5 बजे छुट्टी होगी। छुट्टी होने के बाद घर आओगे, मान लो 6 साढ़े 6, चाय वाय पियोगे, 7 बज गए। 7 बजे बाद सो नहीं सकते, 7 बजे बुक उठाओ और अगले दिन तक पढ़ना ही है।
नींद तो थोड़ी बहुत लोगे, ये बिल्कुल गलती मत करना कि सोओगे नहीं, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्ज़ाम में नहीं सोओगे, पर हमें अभी भी और 3 एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सोना भी पड़ेगा। और फिर अगले दिन 12 बजे तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर निकलोगे तो उस टाइम पे 900 पेज की बुक पढ़ पाओगे क्या? नहीं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या कंसेप्ट रखना है, फ्लो चार्ट और नोट्स का। तो क्या रहेगा, फ्लो चार्ट्स और नोट्स। इसका मतलब बुक में तो हमें क्या गिवन है, ऐसे पूरी पूरी लैंग्वेज गिवन है। देखो बुक देख लेते हैं। अगर हम बात करें किसी भी चैप्टर की, तो तुम्हें दिख रहा है ये क्या गिवन है, पूरी पूरी लैंग्वेज, पूरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ कुछ, और ये क्या है, फ्लो चार्ट। अब तुम एक ये चीज़ देखो और एक तुम ये चीज़ देखो, ज़्यादा अच्छा पढ़ने में क्या लगेगा और ज़्यादा माइंड में रिटेन क्या रहेगा, इस टाइप से डायग्राम और फ्लो चार्ट। तो बहुत सारे तो हमें बुक में भी मिल जाएंगे, पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बुक में नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के, और मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो एटलीस्ट हमें जितने भी फ्लो चार्ट हो सके हमें कॉपी में नोट करना है। समझ आ रही है? अब तुम उस टाइम पे 900 पेज की बुक पढ़ो, या तुम 25-30 या मान लो 50-60 पेज की कॉपी पढ़ो, ज़्यादा बेटर क्या है? चलो 100 पेज की भी बन गई कॉपी, फ्लो चार्ट ही तो है। तो एक 100 पेज की कॉपी या फिर एक 900 पेज की बुक, वो एक दिन में, क्या बेटर है? ऑब्वियसली। तो जो ये पूरा बुक वाला काम है ये तो हम अभी कर ही लेंगे, पर एग्जाम टाइम के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, ताकि हर टॉपिक भी कवर हो जाए। बस उसमें पता चल जाए कि की पॉइंट्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, लिख तो हम खुद ही आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या काम करना है, सबसे पहले टॉपिक को समझ लो, बुक से हम देख लेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, उस चीज़ के फ्लो चार्ट और नोट्स। अभी कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ कुछ मैं बनवा दूंगी, कुछ जो सिंपल वाले होंगे वो मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगी। ठीक है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे कर लेंगे, तो सबको एक अलग से कॉपी तो बनानी ही है। इसके बाद में अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप बस हो गया, चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 पे पहुंच जाओ। अब चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमें क्या डिस्कस करना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको क्या डिस्कस करना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। क्या वो तुमसे डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज अ कंपनी, या व्हाट इज लॉ, या व्हाट इज कंपनी लॉ? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सभी पास हो जाएंगे ना? क्या आईसीएसई सबको पास करेगा? क्या नहीं करेगा। उसको तो मज़े आते लोगों को फेल करने में, तो ना जी खुश होता है उसका जब ऐसे लोगों के रिजल्ट पे फेल 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 आता है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या काम करना है, देखना है कि आप क्वेश्चन पूछते कैसे हो, हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, हमने क्वेश्चन सारे जो भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो कर लिए डिस्कस। अब ओरली कर लिया, काम हो गया क्या? ये आपका सीएस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अंडरस्टैंडिंग के बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, आंसर राइटिंग। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि हम ऊपर के सारे स्टेप कर लें। अच्छा सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे आके बोलूँ मैं सीएस निशा लोहाना, मैंने सीएस क्लियर किया, मेरी रैंक वैंक सब आ गई, मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कंपनी क्या होती है, लॉ क्या होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें एक टॉपिक समझाया और मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम्हें समझ में आ गया ना, अब अगले सारे टॉपिक्स खुद पढ़ लेना, मैं नहीं समझा सकती इसके अलावा। तो मैं आके ऐसे बोलूँ मैं सीएस हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मैं तुम्हें इंट्रो भी दे दिया, आगे के चैप्टर्स खुद पढ़ने हैं, पढ़ लेना ना, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ना कंपनी क्या होती है और लॉ क्या होती है, आप खुद पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ज्योति क्या प्रॉब्लम है इसमें? चलो मान लो कोई सिंपल सा भी सब्जेक्ट होता, इंग्लिश होता या कुछ भी और होता सब्जेक्ट,
और मैं उसको पढ़ा रही होती और मैंने वो क्लियर कर लिया होता एग्ज़ाम और मेरे पास डिग्री है उस चीज़ की, और मैं तुम्हें आके यहाँ पे ये बोलूँ कि मैं पढ़ाऊँगी पर मुझे ना पढ़ाने नहीं आता, मतलब मेरे माइंड में सब कुछ है पर मैं बोलूँगी नहीं तुम्हें, तुम अपने आप समझो। सही है? अब ये मैंने क्यों बोला, तुम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, एक एक कंसेप्ट को याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, एग्जाम में तुम गए, तुम्हें आ रहा है माइंड में बट तुम लिख नहीं पा रहे हो उसको। और जब तुम एग्जाम में जाके, तुम्हें आता तो है ना, तुम क्या बोलोगे, मैं पढ़कर तो सब आई हूँ पर लिखा नहीं जा रहा, मुझसे पता नहीं कैसे लिखते हैं, टाइम कम पड़ रहा है या मेरे पास कंटेंट कम है या ज़्यादा है या जो भी है, मैं लिख नहीं पा रही वहाँ पे। अब जो कॉपी चेकर है, क्या वो ये देखेगा कि अच्छा इसने 6 महीने इतनी पढ़ाई करी है, देखेगा क्या? वो कोई देखने नहीं आ रहा, उसको किससे मतलब है, वो 30 पेजेस की आंसर शीट 28 की आती है और एक्स्ट्रा शीट लेनी है हमको, एक्स्ट्रा शीट लेनी है, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो वो सिर्फ क्या चेक करेगा, आपकी आंसर शीट। उस आंसर शीट में तुमने अगर अच्छा लिख दिया तो तुम पास हो, तुम्हें कितना ही आता है पर तुम उस आंसर शीट में नहीं लिख पाए, तुम पास हो क्या? तुम्हारी वो 6 महीने की मेहनत एकदम वेस्ट है अगर तुम लिख नहीं पाए। तो जितना फोकस हमें अंडरस्टैंडिंग पे करना है ना, उतना ही फोकस हमें किस पे करना है, आंसर राइटिंग। और जो CS में लोग क्लियर नहीं करते हैं ना, 90% लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, वो आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं देते, उनको पता ही नहीं है कि लिखते कैसे हैं। एग्जाम्पल सुनो, फॉर एग्जाम्पल अपना कोई टॉपिक है, अपना कोई टॉपिक है और वो बुक में लेट्स से 5 पेज का टॉपिक है, बुक में वो टॉपिक कितने पेजेस में आ रहा है, 5 पेजेस में आ रहा है। मान लो एग्जाम में इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया 3 मार्क्स, टॉपिक कितने पेज का है, 5, और क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, 3 मार्क का क्वेश्चन आया है। 3 मार्क का आया है तो आप क्या 5 पेज लिख के आओगे बुक के, कितना कंटेंट लिख के आओगे, कितना कंटेंट लिख के आओगे, पेज लिमिट बता दो। 1 पेज या आधा पेज या 2 पेजेस, कितना? 3 मार्क का आया है तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा 3/4 पेज के अराउंड हमें लिखना है, ठीक है। अब बुक में कितना है, 5 पेजेस, और बुक के पेजेस पता है ना, बुक का फॉन्ट साइज कितना छोटा होता है, तो बुक के 5 मतलब तुम्हारे 10 हैं, और तुम्हें वो 10 पेज जो तुम लिखते हैं वो तुम्हें अब कितने में कंप्रेस करने हैं, आधे पेज में। क्या करोगे, बिगिनिंग का पैराग्राफ लिख कर आ जाओगे, या 2 लाइन बिगिनिंग की, 2 लाइन 2.5 पेज के बाद की, 2 लाइन 5 पेज के जो एंडिंग हो रही है उसकी, ऐसा, या एंडिंग का पूरा पैराग्राफ लिख के आ जाओगे? कैसे लिखोगे, पता है क्या? अब ये पता करने के लिए हमें क्या करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि एग्जाम में जाके आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि यार 5 पेज में से कौन सा कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे। आप ऑब्वियसली बात है पूरा कंटेंट लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। जब हम पूरा कंटेंट लिख ही नहीं सकते हैं तो हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब चीज़ों के लिए हमें क्या करनी होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो 5 पेज में से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कैसी प्रेजेंटेशन करके हमें उसको आधे पेज में लिखना है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है, चलो हम कम तो कर देंगे, इसका उल्टा कर दो। अगर बुक में ना जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक गिवन है 3 लाइंस का, बुक में आपका टॉपिक कितने लाइंस का है, 3 लाइंस का है, और एग्जाम में आपसे पूछ लिए 5 मार्क्स क्वेश्चन में, बुक में टॉपिक कितने लाइन का है, 3, और एग्जाम में 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क क्वेश्चन मतलब 1.5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। 3 लाइन को तुम बढ़ा के 6 लाइन तो कर सकते हो, पर 1.5 पेज कैसे करोगे? या तो अब मैं ऐसे लिखूं, ऐसे, या एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखूं, 0 मिलेंगे।
अगर ऐसे उल्टे काम कर दिए तो क्या करें, कैसे बढ़ाएं? क्या तुम ये बोल सकते हो भाई आपकी बुक है ना जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है ना, उसमें कितनी लाइन दी हुई हैं? 3। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसको 5 मार्क पे पूछने की? हम तो वही लिखेंगे जो तुमने बोला था, तुमने बुक में लिखा हुआ था। ये बोल के तो बताओ तुम आईसीएसआई को, तुम्हें बोलने देगा क्या वो? बोल लो, फेल तो तब भी करेगा। तो अब इलेबोरेट कैसे करना है? अब हमें आसपास के टॉपिक्स यहाँ पे ऐड करने हैं, हमें इंट्रोडक्शन देना है। अब वो कैसे करना है वो सब कुछ तुम एग्जाम टाइम पे डिसाइड नहीं करोगे वहाँ पे जाके। तुम एग्जाम में गए हो ना, तुम्हें ऑलरेडी कितना प्रेशर होता है माइंड में, और वहाँ जाके तुम सोचने में टाइम बर्बाद करोगे तो लिखोगे कब? और सोचने और लिखने में दोनों में कर दिया तो पेपर छूट जाएगा। और पेपर हमें 1 भी मार्क्स का नहीं छोड़ना है, 3 घंटे का। 3 घंटे 100 मार्क्स पर पेपर लेंदी आएगा। तो हमें 99 भी नहीं करना है, हमें पूरा 100 का 100 अटेम्प्ट करना है। समझ आ रही है? तो अब ये सब चीज़ें कैसे होंगी? अगर हमने बिगनिंग से क्या किए हैं, प्रैक्टिस की है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल की भी बिगिनिंग से प्रैक्टिस करते हो, नहीं करते हो? क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, या एग्जाम में डायरेक्टली जाके सॉल्व करते हो कि हाँ तो क्लास में पढ़ लिया जो पढ़ लिया ठीक है, अब हम खुद तो कॉपी क्यों उठाएंगे? पढ़ लिया ना एक बार, एग्जाम में फर्स्ट टाइम उठाएंगे कैलकुलेटर और सॉल्व करेंगे। ऐसा या करके जाते हो पहले से? वैसे ही थ्योरी में भी हमें क्या करना है, और यहाँ पे तो अपनी है ही थ्योरी, तो हमें पास भी कौन कराएगी? थ्योरी ही पास कराएगी। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ रखनी है? प्रैक्टिस। तो जितना फोकस आप अंडरस्टैंडिंग पे करोगे उतना ही फोकस आपको किस पे करना है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे करना है। ठीक है, चलो तो अपना स्टेप नंबर 5 क्या हो गया? आंसर राइटिंग। ओके, अब इसके बाद में लास्ट में हम लोग कर लेंगे रिवीजन, और रिवीजन के बाद में टेस्ट होते रहेंगे आपके, और टेस्ट सबको देने ही हैं। टेस्ट वगैरह बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप खुद को जज करोगे कितना इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये अपनी क्या रहेगी? अप्रोच रहेगी। तो पढ़ना भी है, नोट्स और फ्लो चार्ट भी करने हैं, इसके अलावा क्वेश्चन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए एक अलग से पतली सी नोटबुक बना लेना, और जब भी होते जा रहे हैं, मतलब मान लो मैंने आज क्वेश्चन दिया तो उसी टाइम कर लो, उसी दिन, और अगले दिन चेक करा लो। डिले करते रहोगे ना, फिर वो डिले ही होता रहेगा। और जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं आज, रूटीन बनाओ कि आज के आज जाके उसको क्या कर लो? रिवाइज कर लो। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को और? नहीं, बात करनी है क्लास में, आपस में नहीं, मुझसे। देखो, इंटरैक्टिव नहीं रखोगे ना, मन में चीज़ें रह जाती है ना, फिर सही नहीं रहता, फिर तुम बोर ही होते हैं क्लास में आके। मैं बोलती रहूँ, तुम्हें क्या लगेगा? चुप क्यों नहीं हो रही है? तुम भी बोल लो। कुछ पूछना है? नहीं? चलो खुद के इंट्रो तो दे दो, नाम बता दो सबके। श्रुति पारे, सीमा, हेमलता, खुशी। खुशी बहुत है यहाँ पे, बहुत खुशी है इस कोचिंग में। ठीक है, और ऑनलाइन में ज्योति है और अक्षरा, कीर्ति। ठीक है, चले अब अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट में अपने क्या टॉपिक्स थे? एक तो कंपनी, एंड अपना सेकंड टॉपिक क्या है? लॉ। तो हमें क्या करना चाहिए? कंपनी लॉ एक साथ पढ़ लें, या पहले कंपनी पढ़े और उसके बाद लॉ पढ़े? पहले हम क्या करेंगे? कंपनी, और उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो कोई बताएगा कंपनी क्या होती है? नॉर्मल लैंग्वेज में भी कंपनी क्या होती है? कंपनी हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? मुझे इसकी कंपनी अच्छी लग रही है, या ये लोग कंपनी बना के बैठे हुए हैं। किसको बोलते हैं हम कंपनी? ठीक है, तो तुम लोग साथ में बैठे हो, तो मैं तुम्हें नहीं बोल सकती तुम कंपनी बना के बैठे हो। ठीक है, और कुछ? और लॉ क्या होती है? लॉ क्या होती है? कानून।
बाकी सब सेम। एग्जाम में ये लिख के आना जो खुशी लिख रही है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। और अगर खुशी की गलती से 39 आ गए तो बेटा फिर तुम रोओगे। इसीलिए सबका खुद का आंसर होना चाहिए। चलो तुम में से कोई बताओ कंपनी क्या होती है? अरे कुछ भी बोल दो, गलत ही तो बोलोगे। कंपनी क्या होती है? कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। और अच्छा पहले ये बताओ, क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं हम अगर कंपनी पढ़ रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट इंटेंशन बिजनेस से होगा या नहीं होगा? बिजनेस से ही होगा। अगर हम बात करें कंपनी, नॉर्मल कंपनी की, तो क्या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बैठे हुए हैं। अब गॉसिप भी कर सकते हैं वो, दूसरों की बुराइयां भी कर सकते हैं वो, खाना वाना भी खा सकते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक कॉमन काम करने के लिए वहाँ पर कलेक्ट हुए हैं, बैठे। यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल आपस में कलेक्ट हुए हैं, उनका कलेक्ट होने का क्या इंटेंशन है? बिजनेस करने का। अब सबसे पहले हमें क्या बात करनी है? बिजनेस क्या होता है। उसके बाद ही हम क्या बात करेंगे? कंपनी क्या होती है। ठीक है, चलो। अच्छा, सबने 11th में बीएसटी पढ़ी है क्या? सबने 11th में बीएसटी का सब्जेक्ट और 12th में भी आता है, पढ़ा है? या तुम कोविड वाले हो क्या? नहीं, बाद वाले हो उससे। ठीक है। क्या होता है बिजनेस? कुछ तो होता है जो पापा करते हैं, ऐसा? ज्योति, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस पहली बार सुना है क्या? क्या हम कह सकते हैं बिजनेस एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं? गुड्स को देते हैं, सेल करते हैं या सर्विसेज देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और हम क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। यही होता है। तो क्या हम कह सकते हैं बिजनेस एक टाइप की क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? बिजनेस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? या तो आपके गुड्स इन्वॉल्व होंगे, यही होगा, या फिर आपकी सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी, है या नहीं? अब जैसे यहाँ पे ये कोचिंग है, क्या ये कोचिंग एक बिजनेस है या नहीं है? ये कोचिंग जो है बिजनेस ही तो है। यहाँ पे हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में आप लोग फीस दे रहे हो, तो प्रॉफिट हो रहा है ना ओनर्स का। तो यही है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो जिसमें अल्टीमेटली आपके पास पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या हम उसे शॉर्ट में बिजनेस बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब है ना, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और तुम बताना कि क्या वो बिजनेस में आएगा या वो बिजनेस में नहीं आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा है ना बर्थडे आ रहा है और मैंने मम्मी से जिद करी, आप मुझे 5,000 रुपये दो और मुझे मेरे बर्थडे पे एक आउटफिट चाहिए। कितने रुपए का? 5,000 रुपीज़ का। मम्मी ने कहा तू कहीं जाएगी तो वैसे ही नहीं, घर पे रहेगी, छोड़ना, क्या करना है, ऐसे वैसे करके। बट मैंने बहुत ही जिद करके, रो धो के मम्मी से कितने रुपए लिए? मैंने मम्मी से 5,000 रुपये लिए। ठीक है। अब मैं मॉल गई, मॉल में जाके मैंने बहुत सारे देखे कपड़े वगैरह। मुझे एक टाइप का ड्रेस मान लो बहुत पसंद आ गई, बट वो मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं थी। बट वो ड्रेस मुझे काफ़ी सुंदर लगी। जब मैंने वहाँ पे जाके वो पूछा, उन्होंने मुझे क्या कहा कि ये आपके साइज़ में अवेलेबल नहीं है और ये ऑल्टरेशन इसका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो मटेरियल है ना उसके अकॉर्डिंग ये ऑल्टर हो ही नहीं सकती है। अगर ये हो गई तो ये ऐसी लगेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी, तो बेटर है कि आप इसको मत खरीदो। ये मुझे किसने बोला? उस वाले शॉपकीपर ने। पर मैं हूँ डीठ, अब मुझे पसंद आई है तो मैंने क्या कहा, आप तो मुझे दे दो, मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी इसका ऑल्ट्रेशन, मैं करवा लूँगी, आप तो दो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तो मैंने उससे क्या करा, जिद करके ले लिया। ठीक है। तो मैंने उससे यहाँ पे वो ड्रेस खरीद ली। अब वो ड्रेस खरीद तो ली, अब मैं घर पे ले आई। उस टाइम मम्मी लकीली घर पे अवेलेबल नहीं थी, मैं अकेली थी। मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट में आके ट्रायल करा और वो ट्रायल करने के बाद मतलब मेरे आंसू निकल गए, वो इतनी गंदी लग रही थी। अब मैं भाग भाग के गई, बुटीक पे गई, मैंने कहा इसको सही करो, ये करो। सब ने मुझे वही रिप्लाई किया कि क्या ले आए, इसमें स्कोप ही नहीं है ऑल्ट्रेशन का, नहीं हो सकती। ऐसे करके मैं 5 से 6 बुटीक पे ले गई। अब मैंने कहा कि यार नहीं हो रही, चलो रिटर्न करके आते हैं।
अब मैं रो धो के रिटर्न करने गई तो मुझे बोला जो चश्मा लगाया है ना 3-4 चश्मे और लगा लो। ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? नो रिटर्न नो रिफंड। अब तुम इतनी पागल थी उस टाइम पे कि तुम्हें ना मेरी बोली हुई बात समझ में आई ना ये बोर्ड दिखाई दिया, तो ना तो मैं इसको रिटर्न करूँगा और ना पैसे रिफंड होंगे। जाओ चलो। अब ना वो ऑल्टर हुई, ना वो रिटर्न हुई, ना मुझे रिफंड मिला, और अब तो घर पे मम्मी पहुंच गई और मेरे 5000 रुपीज़ लग गए जो लग गए। अब क्या करें, क्या करूं? रो बैठ के या मार खा लूं? या नहीं, इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं करेंगे। अब है ना मेरे पास क्या आया कि चलो मैंने खरीद तो ली है, अब मैं इसको वापस तो नहीं कर पा रही, मैं इससे बिजनेस करूँगी। मैंने क्या सोचा, मैं क्या करूँगी, इससे बिजनेस करूँगी। तो मैंने एक मेरी फ्रेंड को ढूंढा, दूर की फ्रेंड को, जिसकी ऐसी ही पर्सनालिटी थी कि उसको वो ड्रेस आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे कॉल वॉल किया और मैंने इतनी भयंकर तारीफ़ करी है। वो ड्रेस सुंदर तो वो थी, ठीक है, नो डाउट, और मैंने उसको बहुत तारीफ़ की, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ दिखाई उसको, तो मेरी किस्मत अच्छी निकल गई, वो मान गई, वो ड्रेस खरीदने के लिए वो मान गई। ठीक है, मैंने उससे मिली, मैंने उसको बोला कि चलिए ड्रेस ले ले, और मैंने उसको क्या बोला, ये ड्रेस 5.5K की है। कितने की है? 5500। मैंने कितने परचेज़ करी है? ठीक है, और मैंने उसको कितना बोला? 5000, या रुको, मैंने उसको 6000 बोला कि मैंने कितने में परचेज़ करी है? 6000, जबकि मैंने एक्चुअली कितने में की थी? 5 में, पर मैंने उसको बोला कितने में? 6000। और मैंने कहा चल तू मेरी फ्रेंड है ना, तो मैं तुझे डिस्काउंट दे रही हूँ 500 रुपये का। मैंने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया क्या? एक्चुअली तो मैंने कमाया ही है ना, मैंने उसको झूठ बोला है, बट अल्टीमेटली क्या हम कह सकते हैं, वो खुश हो गई और मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बताओ। मैंने उसको, अच्छा मैंने परचेज 6000 में थोड़ी की है, 6 में की होती तो मेरा लॉस होता, पर मैंने परचेज कितने में की है? 5000। तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। वो खुश, मैं खुश, घर जाके मम्मी भी खुश हो जाएगी ऐसा मुझे लगा। अब अपन घर चलते हैं। अपन घर चले तो मम्मी ने बोला कहाँ है भाई ड्रेस? तो मम्मी चुप रहो आप 2 मिनट। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपकी बात मान ली, मैंने कोई ड्रेस वगैरह खरीदी ही नहीं। आज पता है मैंने क्या काम किया? आज मैंने बिजनेस किया है। मैंने आज क्या काम किया है? बिजनेस किया है। और मैंने क्या कमाया उस बिजनेस में? प्रॉफिट भी कमाया। तो मैंने मम्मी को क्या बोला, मम्मी खुश रहो आप, ये लो 5100 रुपये और बाकी के 400 रुपये मेरे पास। अब मम्मी को लगा चल ठीक है, लिए थे 5000 रुपये, दे रही है कितने, तो 100 रुपये का बेनिफिट हो गया। मम्मी चुप हो गई, मैं खुश हूँ। और मैंने मम्मी को क्या कहा, मम्मी ने क्या कराया? बिजनेस कराया। मैं क्या बन गई हूँ? बिजनेस वुमन बन गई हूँ। ठीक है, मम्मी भी खुश हो गई, चलो कुछ तो निकम्मी काम करके आई है, अब बिजनेस करेगी तो आगे पैसे आते रहेंगे, मम्मी खुश है। अगले दिन मैं पूरा दिन पड़ी हूँ बेड पे, मम्मी मुझे देख के गई पर कुछ बोली नहीं क्योंकि मैंने 500 रुपये कमाए हैं। नेक्स्ट डे सेम, मैं बेड से उठी नहीं। ऐसे करके एक हफ्ता निकल गया और मम्मी का गुस्सा अब कहाँ होगा? एकदम टॉप पे। ये जो 500 रुपये कमाए हैं इसकी खुशी चली गई, और जो ये एक हफ्ता मैं बेड पे पड़ी हूँ इसका गुस्सा अब वो मेरे पे निकालेंगी। संडे आया, मम्मी आई और साथ में झाड़ू भी आया, और मुझे उठाने के लिए मम्मी ने किसका यूज़ किया? झाड़ू, और पीट दिया मुझे। तो क्या है भाई, शांति नहीं है क्या आपको लाइफ में? एक तो मैं बिजनेस वूमन बन गई, मैं प्रॉफिट कमा के लेके आई आपके लिए, और आप मुझे झाड़ू से मार रही हो। चाहती क्या हो आप? मैंने मम्मी से ऐसे बोला। अब मम्मी क्या करेगी? मम्मी क्या करेगी? बोलेगी हाँ सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, तूने मुझे अपने लाइफ में इतने ज़्यादा रुपए कमा के दे दिए। मैं मम्मी को कंटिन्यू क्या बोल रही हूँ कि मैं बिजनेस वुमन बन गई। क्या मम्मी मानेगी मेरी बात को, या एक और झाड़ू पड़ेगा मुझे? क्यों? बिल्कुल सही। यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे एक नहीं 5-6 झाड़ू मारेगी, बोलेगी गवार, बिजनेस वन टाइम एक्टिविटी है क्या? बिजनेस कभी भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है। बिजनेस हमेशा कैसे होता है?
कंटिन्यूस। तो अगर मैं ये काम, मैंने प्रॉफिट कमा भी लिया, प्रॉफिट मैंने कमा भी लिया, लेकिन अगर मैं ये काम एक ही बार कर रही हूँ तो क्या ये बिजनेस में क्लासिफाई किया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये किस में आ जाएगा? नॉर्मल आपने वन टाइम कुछ काम। तो बिजनेस जो है वो कैसी एक्टिविटी होगी? कंटिन्यूस या वन टाइम? कंटिन्यूस एक्टिविटी। वन टाइम एक्टिविटी को हम बिजनेस मानेंगे क्या? नहीं। मुझे इतना मारा मेरे दिमाग पे छेद हो गया बाहर से। तो अब मैंने क्या सोचा कि चलो अब क्या कर लेते हैं, मम्मी की बात तो मान ली, अब मैं इनको बिजनेस वूमन एक्चुअली बन के दिखाऊंगी। इन्होंने क्या बोला है? कंटिन्यूस है ना, ठीक है चलो कंटिन्यूस बोल दिया, करके दिखाते हैं कंटिन्यूस। अब मैंने क्या सोचा, मैं ऐसे ही बाहर गई चाय वाय पीने के लिए, आइडिया कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ सोचते हैं क्या करें डेली बेसिस पे। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बच्चे ऐसे रोड पे घूमते रहते हैं ना ट्रैफिक लाइट के आसपास, वो गरीब वाले बच्चे, मैंने उनको देखा। तो वहाँ पे वो लोग सब घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको है ना खाने पीने की रिक्वायरमेंट है, ये मांगते रहते हैं, तो इनको मैं कुछ खाने का दूंगी और एक दो कुछ कपड़े वपड़े भी दे दूंगी। मैंने वो पार्ले जी वाले 2-2 रुपए के बिस्किट खरीदे, अब 5 के आते हैं आई थिंक, है ना, तो वो मैंने बिस्किट्स वगैरह खरीदे और मैंने थोड़े बहुत कपड़े वपड़े खरीदे और मैं पहुंच गई वहाँ पे और मैंने उनको बोला, मैंने खरीदे कितने के? 5 रुपए के। मैंने उनको बोला कि चल 6 रुपए निकाल बिस्किट खाने हैं ना पहले 6 रुपए फिर बिस्किट, पहले 6 रुपीज़ और उसके बाद बिस्किट। और कपड़े चाहिए ना, 200 रुपये पर टी शर्ट। वो जो गरीब बच्चे हैं वो क्या करेंगे मेरे साथ? क्या वो मुझे वो 6 रुपये देंगे? वो एक पार्ले जी जो 5 रुपए का आता है दुकान वाले के पास, क्या वो मुझे 6 रुपये देंगे? नहीं देंगे ना, ऑब्वियसली नहीं देंगे। दिए तो नहीं, मुझे धक्का मारा, छीन के भाग गए, फ्री में भाग गए। मैंने कहा चलो एक दिन हो गया। मैंने अगले दिन वापस ट्राई किया, मैं वापस सामान लेके गई, अगले दिन भी छीन के भाग गए, पर मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कंटिन्यू 10 दिनों तक 15 दिनों तक ये काम किया, पर एक भी दिन मुझे पैसे दे के नहीं गए, वो छीन छीन के भागते गए। अब मैं 15वें दिन मम्मी के पास गई रोती रोती, मम्मी मारना मत, आपने क्या कहा था एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस एक्टिविटी होनी चाहिए, देख लो मैं कंटिन्यू गई हूँ 15 दिन तक, कंटिन्यू। अब मम्मी क्या करेगी? अंदर गई, आरती की थाली लेके आएगी मेरी बेटी, बिजनेस कर रही है, क्या करेगी? क्या करेगी? डांटेगी। क्यों? अब क्या दिक्कत? अब एक्टिविटी कैसी हो गई? कंटिन्यूअस, पर अब प्रॉफिट हुआ क्या? एक्टिविटी कंटिन्यूअस हो गई पर अब प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि तू निकम्मी की निकम्मी रहेगी। पहले प्रॉफिट लाई थी तो कंटिन्यू काम नहीं कर रही थी, और अब कंटिन्यू काम कर रही है तो फिर चैरिटी करके आ रही है। क्या चैरिटी बिजनेस होता है क्या? नहीं होता। तो इसीलिए क्या हम कह सकते हैं, बिजनेस क्या है? एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए, और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर है? तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे तभी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अभी आज यहीं तक रखते हैं। आप अभी हमने क्या पढ़ लिया? बिजनेस पढ़ लिया। अब कल आप लोग ये देख के आना कि हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हम किस किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, और क्या हम कंपनी खोल के बिजनेस कर सकते हैं क्या? ये हम कल बात करेंगे कि कंपनी क्या होती है, और फिर हम कल ही बात कर लेंगे कि कंपनी लॉ क्या होती है। ठीक है, चलो थैंक यू। कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ? चलो ओके। खुश है ना सब? सीएस में आके खुश ही रहना है और स्माइलिंग फेसेस ही रखना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।